नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। मनसुख और चंपा की जोड़ी ने फैलाया गांव में आत्माओं का कहर। इंसान की बुरी आदत उसकी बर्बादी का कारण कैसे बनती है, यही बात इस सत्य घटना से पता चलती है। जब इंसान को मेहनत करने की आदत नहीं रहती है तो वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गलत रास्ते चुनता है, जिस कारण अंत में रूह कपकपा देने वाला अंजाम मिलता है। बगवदर गुजरात का एक छोटा सा गांव है। आबोहवा खेती के अनुकूल होने के कारण गांव खुशहाली भरा जीवन बिता रहा था। बात 1993 की है। मनसुख के बाबूजी दिन रात खेतीबाड़ी करके घर का खर्चा चला रहे थे। बेटा जवान हुआ तो पिता ने उसे कामकाज में हाथ बटाने को कहा, लेकिन मनसुख सिर्फ मटर मस्ती करने और जुआ खेलने में मशगूल रहता था। इसलिए माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। अब मनसुख चंपा नाम की कुख्यात लड़की के साथ रहने लगा। इन दोनों की दोस्ती का कारण ही जुआ था। दोनों मिलकर गांव के लोगों को जुआ खिलाने लगे और खुद भी दांव लगाते। करीब 3 महीने में दोनों दिवालिया हो गए, फिर खाने के लाले पड़ गए। चंपा और मनसुख दोनों जानते थे कि अब उन दोनों की मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए उन दोनों ने गांव के बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने ऐसे ठिकानों का पता किया जहां लोग बेमौत मरे थे। फिर वहां जाकर रात में उन अतृप्त आत्माओं का आवाहन शुरू किया। फिर उनमें से दुरात्माओं को छांटकर उनकी बुरी इच्छाएं पूरी करना शुरू किया। इस काम से चंपा की मैली विद्या में बढ़ोतरी हुई। अब चंपा जब चाहे तब पड़ोस के किसी भी बच्चे को बुखार, खांसी, उल्टी, सरदर्द जैसे छोटे बड़े रोग लगा देती। इस काम के लिए वह बच्चों को घर पर बुलाती और उसके कपड़े का टुकड़ा और बाल काट लेती। फिर रात में शमशान जाकर उपद्रवी आत्माओं के लिए उन चीजों से अनुष्ठान करती। ताज़ा खून, जानवर का मांस वगैरह चढ़ाने के लिए मनसुख मदद करता। बच्चों को बीमार करा के खुद उनका इलाज मेली विद्या हटाकर कर देना इस जोड़े ने अपना पेशा बना लिया। देखते देखते दोनों खूब पैसा कमाने लगे। बार बार बच्चे बीमार पड़ते, बार बार इलाज होता। इस बात से गांव वालों को चंपा और मनसुख पर ही शंका हुई। अब गांव के लोगों ने इन पर नज़र रखना शुरू किया। एक रात गांव का दर्जी रमेश खांसी के कारण अचानक जाग गया। उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। मनसुख एक मरी हुई बिल्ली को पूंछ से पकड़कर चंपा के पीछे शमशान की ओर जा रहा था। रमेश चप्पल पहनकर फौरन उन दोनों के पीछे चल दिया। उसने छुपकर देखा तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। शमशान में अंदर जाते ही चंपा अपने वस्त्र उतार कर बाल बिखेर कर नाचने लगी। मनसुख वहां मरी बिल्ली का कर उसका खून उसके चारों ओर बिखेरने लगा। यह सब देखकर रमेश की रूह कांप गई। उसकी जबान जैसे हलक से नीचे ही उतर गई। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन एक शब्द बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि वहां चंपा धुल पर कुछ लिखने लगी। रमेश काफी डरा हुआ था, फिर भी कांपते हुए वह झाड़ी के पीछे से और करीब गया ताकि देख सके कि वह क्या लिख रही है। जमीन पर लिखे नाम पढ़कर रमेश का खून खौल गया। उसने देखा कि वहां गांव के ही कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, जिसमें उसके खुद के बेटे का भी नाम था जो बार बार बीमार पड़ रहा था और चंपा उसका इलाज करके पैसे ऐंठती थी। अब रमेश जोश से भर गया। वह उल्टे पांव दौड़कर गांव के लोगों को वहां ले आया। मनसुख के बूढ़े माँ बाप भी आए। उन्होंने अब मनसुख को मरा हुआ मानकर रिश्ता तोड़ लिया। वह दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। गांव के लोगों ने इन दोनों मनसुख और चंपा को खूब पीटा और उनका हुक्का पानी बंद करके गांव की हद के बाहर फेंक दिया। दोनों टीले के पार झोपड़ी में रहने लगे। वहां झोपड़ी पर दिन तो कट जाता, लेकिन रात में वह बुरी आत्माएं भोग खाने आती। चंपा उसे कुछ दे नहीं पाती तो वह उसके शरीर को ही काटते नोचते रहते। एक रात किसी झगड़े के कारण मनसुख वहां से चला गया। इस घटना के बाद तीसरे ही दिन उसकी लाश एक वीरान जगह पर मिली। मौत का कारण आज तक कोई बता नहीं सका। लोग कहते हैं कि चंपा ने ही रोष में आकर मनसुख का भोग लिया ताकि बुरी आत्माएं उसे तंग ना करे। इस कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी पसंद आने पर
वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। करीब 6 महीने बीत गए। चंपा उस झोपड़ी में अकेली ही रहती थी। देर रात को अक्सर उसके चिल्लाने और कराहने की आवाज़ें गांव में सुनाई देती, लेकिन उसकी बुरी करतूतों के कारण कोई उसकी मदद को नहीं जाता। फिर अचानक एक दिन उस झोपड़ी से गंदी बदबू आने लगी। गांव के लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि चंपा मरी पड़ी थी। उसका शरीर कटा फटा था और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार वहीं झोपड़ी समेत कर दिया। कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना चाहते थे। अब टीले के पार वहां राख के सिवा कुछ नहीं रहा था। फिर भी रातों में वहां से कई बार चिल्लाने और कराहने की आवाज़ें आती है। गांव में बच्चे अब भी बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अब गांव के लोग किसी ओझा हकीम के पास नहीं जाते, सीधे डॉक्टर के पास जाकर इलाज करने में विश्वास रखते हैं। इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है और सांप एक दिन उन्हें ही डस लेता है जो उन्हें दूध पिलाते हैं, पालते हैं। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं पति में छुपा था खतरनाक पिशाच। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी यह सच्ची कहानी पढ़कर मुझे खुदगर्ज या बेवफा औरत समझेंगे, पर मौत से तो सभी को डर लगता है ना। मैंने भी इसीलिए उनसे अलग होने का फैसला किया था। मेरा नाम कल्पना मखेचा है। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। वैसे तो मैं एक गुजराती हूँ, पर बचपन से ही फैमिली के साथ बंगलो में रहती हूँ। कॉलेज खत्म होते ही मैंने नौकरी ढूंढ ली थी। पापा और माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे और मैं भी अच्छा रिश्ता आने पर हाँ कह देने वाली थी। तभी उन दिनों एक लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी। शायद उसे मैं अच्छी लगने लगी थी। रोज सुबह शाम वह मेरे जॉब करने की जगह पर मंडराने लगा। एक दिन मेरा दिमाग हट गया तो जाकर मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि क्या लफंगापंथी मचा रखी है, पुलिस बुलाऊं क्या। मेरा यह रूप देखकर उसके तो पसीने छूट गए। वह सॉरी बोलने लगा और मुझे जाने दो, आगे से तुम्हारे आसपास नहीं दिखूंगा, ऐसा बोलकर मिन्नतें करने लगा। मैंने भी उसे जाने दिया। एक हफ्ते तक तो वह दिखा नहीं, पर फिर अचानक वह नजर आने लगा। लेकिन अब वह काफी दूर खड़ा रहकर मुझे निहारता रहता और मैं उसकी ओर देखूं तो वह फौरन नजरें घुमा लेता। मुझे लगा कि शायद वह काफी सीधा लड़का था और दिखने में भी ठीक ठाक था। तो मैंने फैसला किया कि उससे बात करूं, चूंकि मुझे नहीं लगता था कि वह लड़का मुझे प्रपोज करने की हिम्मत कर पाएगा। मुझे मालूम था कि सामने से गई तो वह डर कर भाग जाएगा, इसलिए मैं चुपके से उसकी बाइक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके शोल्डर पर टैप किया। मुझे इतने करीब देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। वह फौरन बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगा। मैंने फटाक से बाइक की चाबी निकाल ली और उसे कहा कि इरादा क्या है। इस बार भी उसकी हालत पतली हो गई। घबराए हुए गूंगे जानवर की तरह बूथ बनकर वह मेरे सामने कुछ देर खड़ा रहा। फिर फंबल मारते हुए धीरे से मुझसे बोला कि आई लव यू। सच कहूं तो मेरी हंसी छूट गई। लड़का अच्छा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना ज्यादा क्यों कांप रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए मेरे आसपास चक्कर काट रहे हो। इस प्रकार की हरकतें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं पसंद हूं तो मेरे घर अपने पापा और माँ को रिश्ता लेकर भेज देना। अगर सब सही रहा तो मैं भी हाँ कर दूंगी। इतना बोलकर मैं वहां से घर की ओर चली गई। शाम के करीब 5 बजे थे, तभी अचानक मेरे घर की बेल बज उठी। मुझे यकीन नहीं हुआ। वह लड़का उसी दिन अपने पापा और माँ को लेकर मेरे घर आ धमका था। मैंने झटपट नए कपड़े पहने, माँ ने चाय नाश्ता तैयार किया और हमारी मीटिंग शुरू हो गई। उस लड़के की माँ ने कहा कि घर में पूरे दिन की काम वाली है, खाना पकाने के लिए कुक है, हम मॉडर्न फैमिली से है,
और आपकी बेटी अपना काम शादी के बाद भी जारी रख सकती है। शादी में हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमारा बेटा शराब सिगारेट पीता नहीं है, स्वभाव से शांत है, कमाता अच्छा है, और मारपीट तो उनके पापा ने भी मुझसे कभी नहीं की, तो यह क्या करेगा। आपको और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मेरे पापा और माँ तो दंग रह गए। उन्होंने मेरी और देखा, मैंने उन्हें फौरन हाँ कहने का इशारा दे दिया। उसी वक्त मेरी शादी पक्की हो गई और करीब 2 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। सुहाग रात की सेज पर मैं घूंघट ताने बैठ थी, तभी दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आया। मैं शर्म से लाल हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे पति ने पीछे से मेरे बांधे हुए बाल घूंघट समेत खींचे और घसीटकर मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं दर्द से कराह उठी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे कहा कि यह सब क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने मेरी बात का एक जवाब नहीं दिया और मुझे गले से पकड़कर वापस बेड पर पटक दिया, और फिर वह मुझे जानवरों की तरह घुर्राहट करते हुए नोचने काटने लगा। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर किया और बेड के कोने पर बैठकर मैं रोने लगी। वह अब भी मेरी और अजीब नजरों से देख रहा था और बार बार अपनी जबान लबलबा रहा था, जिसे कि मैं उसके लिए इंसान नहीं, उसके खाने की कोई वस्तु हूं। मैं खौफ में तो थी, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने उसे समझाने की कोशिश की और रोते रोते उसे कहा कि यह तुम्हारा प्यार है, इसीलिए दिन रात मेरे पीछे पड़े थे। यह कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। जब मैं बोल रही थी तो उसकी नज़र मेरी गर्दन पर थी। कुछ ही देर में उसने फिर से मुझ पर हमला कर दिया और मेरी गर्दन के पास अपने दांत गड़ा दिए। मुझे इतना तेज दर्द हुआ कि मेरी मरण तौल चीख निकल गई। कुछ ही देर में घर के सब लोग दरवाजा तोड़कर हमारे कमरे में आ गए। मैं दौड़कर उन सब के पास गई। मेरी हालत देखकर सब ने मेरे पति को खूब डांटा। देखते ही देखते मेरा पति जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसी रात मेरे पापा और माँ को वहां बुलाया गया और शादी की पहली ही रात मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति पर पिशाच का साया पड़ जाने का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इसके पहले उसने कभी भी ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं की थी। ये सब पहली बार हुआ था। सच जो भी हो, मेरे लिए शादी एक खौफ बन चुकी थी। मेरे पापा और माँ ने उन सब से हाथ जोड़कर कहा कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, आप इज्जत से इन दोनों का तलाक करवा दीजिए। ना चाहते हुए भी उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ी। मुझे पता नहीं है कि मेरे पति पर पिशाच का साया है या उन्हें कोई दिमागी बीमारी। उन्हें यह तकलीफ उसी रात हुई थी या उसके पहले भी वह ऐसा वहशी बर्ताव कर चुके थे। उन लोगों की सच्चाई वह लोग जाने और भगवान जाने। लेकिन उस भयानक हमले के बाद मैं चाहकर भी उस इंसान के साथ रह नहीं सकती थी, चूंकि पूरी जिंदगी डर के साये में बिताने से अच्छा है कि रास्ते अलग कर लिए जाए। अब शादी के बंधन में दोबारा बंधने को जी नहीं करता है। क्या पता शरीफ और सीधा दिखने वाला जीवन साथी अंदर से दरिंदा या बीमार निकल आए। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।